तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेपी स्टडी पर। हम लोग रेलवे एनटीपीसी के लिए जीके जीएस एवं करंट अफेयर की सटीक और शानदार तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी ऐसी कर रही है कि साथ में एनटीपीसी इंटर लेवल और ग्रुप डी की भी जीके जीएस और करंट अफेयर की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। तो इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए डैश कहलाता है। तो क्वेश्चन क्या है, सरकार का हस्तक्षेप चाहे वो मांग का विस्तार करने के लिए हो या तो कम करने के लिए हो, ये क्या कहलाता है? अस्थिरीकरण कार्य कहलाता है ना, अस्थिरीकरण कार्य कहलाता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, अस्थिरीकरण कार्य कहलाता है। चाहे वो मांग विस्तार कर रहा हो या तो कम करने के लिए वो अस्थिरीकरण कार्य कहलाता है। ठीक, ये क्वेश्चन आएगा अर्थशास्त्र है ना। तो करंट अफेयर में याद रखना है आपको, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे किसे दिया गया? तो 3 लोगों को मिला, एस मोगलू, जॉनसन, रॉबिन्सन। याद रखना है, एस मोगलू, करंट अफेयर का क्वेश्चन याद रखना है आपको, एस मोगलू, जॉनसन और रॉबिन्सन, ये 3 लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 का मिला है। ठीक, और अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। ये भी पॉइंट्स याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, पौधे में कौन सा उत्तक पानी का वहन करता है? तो पौधे से या पादप उत्तक से क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आएगा। तो याद रखना है, 5 उत्तक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में वही बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, वो याद रखना है। पहले इसको समझिए, पानी का वहन करता है जाइलम। ठीक है, इसको याद ऐसे रख लेना है, जल है ना, जल का वहन करता है कौन? जाइलम, जल जाइलम, जल जाइलम, जल जाइलम। और भोजन का वहन करता है कौन? तो फ्लोएम। याद रखना है, भोजन का वहन करता है कौन? फ्लोएम। इसको याद कैसे रखना है? भोजन को बोलना क्या? फूड, फूड फ्लोएम। याद रखने के लिए आपको क्या याद रहेगा? जल जाइलम, फूड फ्लोएम, जल जाइलम, फूड फ्लोएम। ठीक है, 3 उत्तक है। ये क्या है? ये दोनों है आपका जटिल उत्तक। ठीक है, और 3 एक सरल उत्तक है जिसे आपको याद रखना है। जैसे कि क्वेश्चन आएगा कि पौधों में लचीलापन कौन सा उत्तक प्रदान करता है? तो कुलेंकाइमा। पौधों में लचीलापन प्रदान करता है वो उत्तक का नाम क्या है? तो कुलेंकाइमा है। ठीक है, याद रखना है, लचीलापन कुलेंकाइमा। मजबूती और कठोरता प्रदान करता है स्क्लेरेंकाइमा। मजबूती और कठोरता स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा में क्या मृत कोशिकाएं पाई जाती है? क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाएगा, किस उत्तक में मृत कोशिकाएं पाई जाती है? तो स्क्लेरेंकाइमा में मृत कोशिकाएं पाई जाती है। नारियल का जो छाल होता है, छिलका होता है, वो किस उत्तक का बना होता है? तो स्क्लेरेंकाइमा उत्तक का ही बना होता है। तो नारियल का छिलका से स्क्लेरेंकाइमा उत्तक का बना होता है, वहीं से रिलेट करना है क्या कि नारियल के छिलका कठोर होता है, तो वहीं से रिलेट करना है। स्क्लेरेंकाइमा जो है वो मजबूती और कठोरता प्रदान करता है। ठीक है, एक है पेरेंकाइमा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का भंडारण करता है वो पेरेंकाइमा उत्तक। ठीक है, तो 3 उत्तक याद रखना है, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा और पेरेंकाइमा। तो कोलेंकाइमा लचीलापन, स्क्लेरेंकाइमा मजबूती और कठोरता, और पेरेंकाइमा प्रकाश संश्लेषण, पेरेंकाइमा प्रकाश संश्लेषण, ऐसे रिलेट कर लेना है। पेरेंकाइमा जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का भंडारण करता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। और पादप से याद रखना है क्या? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज का बना होता है ना, सेलुलोज का बना होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होता है वो पादप में पाया जाता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, सिर्फ पादप में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, मूसा पेराडीसियाका किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? तो मूसा पेराडीसियाका किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? तो कभी कभी वैज्ञानिक नाम से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है, ये केला का वैज्ञानिक नाम है, मूसा पेराडीसियाका केला का वैज्ञानिक नाम है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेंगीफेरा इंडिका, आम का वैज्ञानिक नाम है मेंगीफेरा इंडिका। गेहूं का है ट्रिटिकम एस्टिबम, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिबम। भुट्टा यानी कि मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जिया मेस, मक्का का वैज्ञानिक नाम है जिया मेस। ठीक है, तो याद रखना जिया मेस। जब बरगद का पीएच नाम क्या नाम है इसका वैज्ञानिक नाम? तो बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेंसिस, है ना, फाइकस बेंगालेंसिस। याद रखना है, फाइकस बेंगालेंसिस ये बरगद का वैज्ञानिक नाम है। पीपल का वैज्ञानिक नाम है तो यही है फाइकस, उस और है उसमें रिलीजियोसा, है ना, फाइकस रिलीजियोसा पीपल का वैज्ञानिक नाम है। बरगद का फाइकस बेंगालेंसिस और पीपल का फाइकस रिलीजियोसिया। ठीक है, गाय का वैज्ञानिक नाम पूछे तो बोस इंडिकस। भैंस का तो बुबलस बुबलिस, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबलस और बुबलिस। ठीक है, तो याद रखना भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुबलस बुबलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झींगे किस परिवार से संबंधित है? तो झींगा ये क्रस्टेशियन परिवार से संबंधित है, झींगा क्रस्टेशियन परिवार से संबंधित है। झींगा किसको बोलते हैं मालूम?
गांव देहात में आप मछली मारते होंगे तो एक होता है तो सुंगठिया मछली, देहात में बोलते हैं हम लोग क्या, सुंगठिया मछली, वही बोलते हैं झींगा को, है ना। सुंगठिया मछली जो होता है झींगा 10 पैरों और बाह्य कंकाल आवरण के साथ छोटे जलीय जीव क्रस्टेशियन का एक सामान्य नाम है, क्रस्टेशियन का, ठीक है, झींगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर और एक्स्ट्रा फैक्ट्स में याद रखना आपको। नीली क्रांति का संबंध किससे, तो मछली उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से, गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन से है। नेक्स्ट है, किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग नीला हो जाता है, तो कांच का रंग नीला हो जाता है कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाने से। कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाने से कांच का रंग नीला हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये जो कैडमियम सल्फाइड है, कैडमियम सल्फाइड मिलाने से कांच का रंग पीला हो जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। जैसे नीला हो जाता है किसको, कोबाल्ट ऑक्साइड के मिलाने से, पीला किसके मिलाने से होता है, तो कैडमियम सल्फाइड के मिलाने से, लाल होता है गोल्ड क्लोराइड के मिलाने से, है ना। कांच का रंग जो है गोल्ड क्लोराइड मिलाने से लाल हो जाता है, और टीन कंपाउंड मिलाने से सफ़ेद हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर समझिए, देखिए, कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाने से नीला हो जाता है, कैडमियम सल्फाइड मिलाने से पीला हो जाता है, और गोल्ड क्लोराइड मिलाने से कांच का रंग लाल हो जाता है, और टीन कंपाउंड मिलाने से सफ़ेद हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिख लेना है, नोट करके रखना है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट है, CH3OH में OH बंध डैश है। CH3OH यानी कि मेथेनॉल, मेथेनॉल में OH बंध कैसा है, तो ये ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। देखिए, सहसंयोजक बंधन किसे बोलते हैं, जब 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को समान रूप से साझा करते हैं वो सहसंयोजक बंधन कहलाता है। फिर समझिए, जब 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को समान रूप से साझा करते हैं सहसंयोजक बंधन कहलाता है। और ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं, जब 2 अलग अलग अणुओं के 2 परमाणु अलग अलग विद्युत ऋणात्मकता और आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉनों को साझा करके एक बंधन बनाते हैं तो इसे ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। एक बार फिर समझिए, ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन, जब 2 अलग अलग अणुओं के 2 परमाणु अलग अलग विद्युत ऋणात्मकता और आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉनों को साझा करके एक बंधन बनाते हैं तो इसे ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टक अंक प्रणाली का आधार क्या है। अष्टक मतलब ही क्या होता है, 8 है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 1। तो अष्टक प्रणाली का आधार अंक क्या है, 8 है। अष्टक का नियम क्या है कि प्रत्येक जो तत्व है वो 8वें तत्व के गुण के समान होगा। ठीक है, अष्टक का नियम किसने दिया, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अष्टक का नियम किसने दिया था, तो न्यूलैंड ने दिया था, याद रखना है, न्यूलैंड। अष्टक का नियम किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था 1866 में। ठीक, अष्टक का नियम ये कहता है कि प्रत्येक जो तत्व है वो 8वें तत्व के गुण के समान होगा। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि अष्टक के नियम के अनुसार तीसरा तत्व किस तत्व के समान होगा, तो देखिए 8वें तत्व के समान होगा, यानी कि यहाँ +8 किए तो +7 किए तो 8 आया। ठीक है, तो उसी प्रकार +7 कर देंगे, इसमें कितना आ जाएगा, 10वें तत्व के समान होगा। ठीक है, इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, क्या मालूम, कि इसमें जो प्रत्येक तत्व है 8वें तत्व के समान होता है, इसमें अक्रिय गैस यानी कि उत्कृष्ट गैस को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में मानिए अगर पूछा जाता है कि लिथियम का जो है अष्टक नियम के अनुसार ये किस तत्व के गुण के समान होगा, तो ये सोडियम के समान होगा। इसमें बीच में क्या है, देखिए ये जोड़िएगा तो साथ ही जुटेगा, लेकिन बीच में नियोन जो है वो नहीं आएगा क्योंकि अक्रिय गैस जो है वो इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो 2 चीज़ें यहाँ ध्यान रखना है। 8वें जो है प्रत्येक तत्व जो है 8वें के गुण के समान होगा, ये नियम किसने दिया, न्यूलैंड ने दिया था, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, माइक्रो अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, तो माइक्रो अर्थशास्त्र का संबंध है मांग की तरह एक ही आर्थिक चर का निर्णय लेना। मांग की तरह एक ही आर्थिक चर का निर्णय लेना, ये माइक्रो अर्थशास्त्र का इससे संबंधित है। देखिए, माइक्रो अर्थशास्त्र को ही बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र या तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ठीक है, एक होता है व्यष्टि, एक होता है समष्टि। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो अल्फ्रेड मार्शल को, याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो अल्फ्रेड मार्शल है। और समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कौन है, जॉन मेनार्ड किन्स। समष्टि अर्थशास्त्र का जनक है मेनार्ड किन्स, याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। उस औषधि का नाम बताइए जिसे सिंकोना पेड़ से प्राप्त किया जाता है और जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कुनैन, है ना। कुनैन की जो दवा है ये मलेरिया के उपचार में इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन कई बार आपको ऐसे पूछा गया है कि कुनैन जो है औषधि, मलेरिया की औषधि है, किस पेड़ से निकाला जाता है? तो ये सिनकोना की छाल से निकाला जाता है। ठीक है, ये याद रखना है, सिनकोना पेड़ की छाल से निकाला जाता है कुनैन औषधि, जो कि मलेरिया में काम आता है। ठीक है, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। देखिए किरण पब्लिकेशन का जो न्यू प्रैक्टिस है उसका हम लोग प्रैक्टिस अभी करवा रहे हैं। अभी हम ये चाह रहे हैं, आप क्या मालूम, जो आपकी बेहतर तैयारी, सटीक तैयारी हो, तो प्रीवियस ईयर जो 2021 में जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल का, वो जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसी से रिलेटेड, मतलब वो क्वेश्चन के साथ उसका प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, और उसी से रिलेटेड उसी टाइप के क्वेश्चन को आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न को साथ में आपको बताएंगे। ठीक है, तो वो अभी मतलब आपको 2-3 दिन के बाद ही वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो सीरीज, तो उसको कभी किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना है, क्योंकि वही आपको सफलता दिलाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए जिस टाइप के प्रश्न पूछा गया, जो सिलेबस है बस उसी को पढ़ना है। मान के चलिए उस समय पूछा था कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया, ठीक है, 2021 में, तो वही चीज़ें अभी पढ़ेंगे हम लोग करेंट अफेयर में कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 में किसे मिला। ठीक है, तो ये चीज़ें ये 2025 में जो अगर मिलेगा तो किसको मिला, वो करेंट चीज़ें पढ़ेंगे। और जहाँ जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि ज़्यादा क्वेश्चन अगर आया आपको मुगल साम्राज्य से, तो मुगल साम्राज्य के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो पूछा हुआ है टीसीएस पैटर्न पर, वही क्वेश्चन को उठाएंगे और उसी से रिलेटेड उसका पूरे चैप्टर को आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, आपकी तैयारी इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी कि आप एक्सेलेंट कर जाइएगा। ठीक है, तो उसको मिस नहीं करना है, उसी आधार पर हम लोग तैयारी आगे बढ़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश का एक अंश डेश बराबर होता है, तो एक अंश बराबर कितना होता है अक्षांश का? तो ये 111 किलोमीटर होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ठीक है, अच्छा अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो अक्षांशों की संख्या 179 है। देखिए कहीं पे 80 देता है, कहीं पे 81 देता है, लेकिन आपको याद रख लेना 179 अक्षांशों की संख्या है। और देखिए ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा, है ना, तो अगर 179 रहेगा तो 180 नहीं रहेगा, 180 रहेगा तो 79 नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो उसको टिक कर देना, ध्यान रखना 180 या तो 79 अक्षांशों की संख्या है। देशांतर की संख्या कितनी है? तो 360 है। ये दोनों में कन्फ्यूजन ना हो तो याद कैसे रखना है, देखिए अक्षांश कितना है 179, ठीक है, देशांतर कितना है 360। देखिए अक्षांश शब्द में छोटा है तो ये छोटा वाला हो जाएगा, देशांतर ये थोड़ा बड़ा है तो ये 360 वाला होगा। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है, रिलेट कर रखना है। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर ये डिब्रूगढ़ जो है ये स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी ज़्यादातर कहाँ, ये असम में है, तो ये डिब्रूगढ़ जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी से कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा मालूम? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वो माजुली द्वीप है। वो कहाँ है? तो वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। कहाँ है? असम में। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी में है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में। सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? तो वो है उमानंदा, सबसे छोटा, वो कहाँ है? तो वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में ही है। ठीक है, संयोग से देखिए दोनों बड़ा और छोटा दुनिया का, ये दोनों कहीं दोनों ब्रह्मपुत्र नदी में ही है और असम में है। ठीक, तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ें याद रखना है इसको। अच्छा, भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? सबसे लंबा नदी पुल है ढौला सदिया पुल, जिसे भूपेन हजारिका पुल भी कहते हैं। वो कहाँ है, किस नदी पर? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर स्थित है, वो भी असम में है। ठीक, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, एडोल्फ हिटलर देश में आत्महत्या की। तो एडोल्फ हिटलर कब आत्महत्या किया था? तो ये किया था 1945 में। ठीक है, 1945 में एडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या किया था। ठीक है, तो याद रखना है। और यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? 1945 में ही। और यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? तो वो भी 1945 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ रिलेट करके याद रख लेना है। जब यूएनओ की स्थापना हुआ 1945 में, यूनेस्को की स्थापना 1945 में, एडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या किया था 1945 में। ठीक है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था मालूम? हिटलर का जन्म 1889 में ये ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन वाला थोड़ा है। अगर पूछेगा कि जन्म कहाँ हुआ तो ऑस्ट्रिया में हुआ, लेकिन अगर पूछता है कि हिटलर कहाँ का था, कहाँ का तानाशाह था, तो वो जर्मनी का तानाशाह था। ठीक है, ये याद रखना है। और एक पुस्तक इनसे पूछा जाता है एग्जाम में, मीन कैंप, ये पुस्तक के लेखक कौन है? मीन कैंप पुस्तक के लेखक है एडोल्फ हिटलर ही है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, हुमायूं किस वंश का शासक था? तो हुमायूं किस वंश का? मुगल वंश का था। मुगल वंश का शासक था कौन? तो मुगल वंश की स्थापना किया था बाबर।
तो मुगल वंश का शासक जैसे यहाँ पूछा गया, तो इसलिए कौन कौन सा है वो याद रखना है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, ये सीरियल से है। और एक क्या है, पुत्र है, जैसे इसका पुत्र बाबर का हुमायूं, बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर का पुत्र शाहजहां, शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। तो ये याद रखना है, भाजशाह बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, भाजशाह शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, ये मुगल वंश का शासक है। मुगल वंश का संस्थापक कौन है, बाबर है। नेक्स्ट है, रक्त परिसंचरण डैश द्वारा खोज की गई थी। अब देखिए, इसको आपको ट्रिक से याद करवाए थे, जैसे ही परिसंचरण देखेंगे आंसर आ जाना चाहिए था। क्या आपको याद करवाए थे, देखिए रक्त परिसंचरण, यानी परिसंचरण को रिलेट कर देना क्या, परिवहन, कहाँ चलता है, हाईवे पर। तो देखिए हाईवे ऐसे रिलेट करके याद करवाए थे आपको, तुरंत ऑप्शन देके कहीं कन्फ्यूजन ना हो, तुरंत याद आ जाए। रक्त परिसंचरण यानी परिवहन किस पे चलता है, हाईवे पे, तो विलियम हाईवे, ऐसे हार्वे है लेकिन याद रखना क्या, हाईवे, तो याद रहेगा आपको। तो रक्त परिसंचरण विलियम हाईवे। और रक्त समूह की खोज पूछे तो वो किया था कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। ठीक है, रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.35 से है ना 7.45 ऐसे होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, रक्त क्या तरल संयोजी ऊतक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, घूर्णन गति के दो प्रकार कौन से हैं, तो घूर्णन गति के दो प्रकार कौन सा है, तो स्पिन और कक्षीय गति, स्पिन और कक्षीय गति है। नेक्स्ट है, डैश के बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन की धुरी के बीच सीधी दूरी को कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन की धुरी के बीच की सीधी दूरी को कहा जाता है आघूर्ण भुजा कहा जाता है। ठीक है, आघूर्ण भुजा क्या होता है, बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन के बीच के धुरी के बीच सीधी दूरी को आघूर्ण भुजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है। तो एक अंग्रेज दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है। तो प्राकृतिक अधिकार में स्वतंत्रता आ जाएगा, समानता आ जाएगा, संपत्ति आ जाएगा। मत देने का अधिकार जो है ये प्राकृतिक अधिकार नहीं है जॉन लॉक के अनुसार। ठीक है, मत देने का अधिकार। अच्छा, मत की बात करते हैं तो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया, तो ये किया गया था 1989 में। याद रखना है, ज़्यादातर पूछा जाएगा किस संविधान संशोधन के तहत, तो 61वां संविधान संशोधन के तहत 1989 में किया गया था। ठीक है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। एक क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और भाग पूछे तो 15 है और अनुच्छेद पूछे तो 324 है। नेक्स्ट है, मान लीजिए कि एक अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपये के बीच विनिमय दर $1 बराबर 55 रुपया है। अब यदि यह विनिमय दर $1 बराबर 60 रुपये हो जाती है तो इस स्थिति में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये का क्या हुआ। देखिए, $1 बराबर पहले 55 रुपया था, अब वही $1 बराबर 60 रुपये देना पड़ता है, यानी क्या हुआ, भारतीय मूल्य का मुद्रा वैल्यू कम हुआ है ना, वैल्यू कम हुआ तभी तो एक ही डॉलर उसका है, लेकिन अपना क्या हुआ 55 से 60 हो गया, 60 देना पड़ता है, तो क्या हुआ अवमूल्यन हुआ। इसका करेक्ट आंसर क्या गया, अवमूल्यन। नेक्स्ट है, बर्डी शब्द किस खेल से संबंधित है, तो बर्डी शब्द ये संबंधित है गोल्फ से, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ से 2-3 खिलाड़ी के नाम याद रखना, काफ़ी प्रसिद्ध है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि अदिति अशोक किस खेल से संबंधित है, तो ये गोल्फ से संबंधित है, याद रखना है। अदिति अशोक, जीव मिल्खा सिंह और शर्मिला निकोलेट ये भारतीय गोल्फ खिलाड़ी है। नेक्स्ट है, ऑल अबाउट वीमन पुस्तक के लेखिका कौन है, ऑल आउट वीमन पुस्तक के लेखक तस्लीमा नसरीन है। ऑल अबाउट वीमन पुस्तक के लेखक तस्लीमा नसरीन है। नेक्स्ट है, दो समुद्रों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण खंड को क्या कहा जाता है, तो अस्ट्रेट कहा जाता है। अस्ट्रेट बोलिए, या तो जल संधि या तो जल डमरू मध्य, इसे कहा जाता है जब दो समुद्र को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण खंड को अस्ट्रेट या तो जल संधि या जल डमरू मध्य कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला कौन सा जल डमरू मध्य, तो वो है पाक जल डमरू मध्य, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रकाश जो पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो छोड़ता है ऑक्सीजन। ठीक है, लेता कौन है पूछेगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है।
और यहाँ से क्या याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो पौधे भोजन का भंडारण करता है वो कौन सा उत्पादक ऊतक है, तो पेरेंकाइमा ऊतक है। ठीक है, पेरेंकाइमा, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, हंस दमयंती के चित्रकार किसने बनाया। हंस दमयंती के चित्र को ये किसने बनाया, तो ये बनाया था राजा रवि वर्मा, है ना। हंस दमयंती के चित्र को राजा रवि वर्मा ने बनाया था। और यहाँ से याद रखना है, एक मोनालिसा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोनालिसा चित्र का चित्रकार कौन है पूछेगा, तो मोनालिसा का है किसने, लियोनार्दो द विंची, लियोनार्दो द विंची। नेक्स्ट है, शाहजहाँ के 4 पुत्रों में से किसने अथर्ववेद का अनुवाद किया था, तो अथर्ववेद का अनुवाद किया था किसने, दारा शिकोह ने किया था। अब ऑप्शन में देखते हैं दारा शिकोह कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में है दारा शिकोह। ठीक है, दारा शिकोह से 2-3 प्रश्न याद रखना आपको। जैसे अभी क्या पूछा कि अथर्ववेद का, है ना, अथर्ववेद का पूछा था। अब ये देखिए एक और क्या पूछा जाता ज़्यादा कि उपनिषद को फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो दारा शिकोह ने ही किया था। भागवत गीता को फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो दारा शिकोह ने किया था। तो अथर्ववेद, उपनिषद और भागवत गीता, ये तीनों का अनुवाद किसने किया था, तो दारा शिकोह ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तो ये हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद। और आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ था, उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, इब्राहिम लोदी को हराकर, है ना, सल्तनत को समाप्त किया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था बाबर ने। ठीक है, तो याद रखना है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ ये भी पूछा जाता है, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा था। नेक्स्ट है, भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय था। इसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था ये। नेक्स्ट है, अक्षांश रेखा जो सिक्किम से गुजरती है वह निम्न में से और कहाँ से गुजरती है, तो अक्षांश जो रेखा है ये सिक्किम के गंगटोक से गुजरती है और राजस्थान के अलवर से गुजरती है। नेक्स्ट है, शिव समुद्रम एक द्वीप है जिसका निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है, तो ये कावेरी नदी द्वारा हुआ है। शिव समुद्रम एक द्वीप है जिसका निर्माण कावेरी नदी द्वारा हुआ है। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो कावेरी को कहा जाता है, ये याद रखना है। दक्षिण की गंगा कावेरी, लेकिन दक्षिण गंगा बोले तो गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। और दक्षिण गंगा बोले तो गोदावरी, लेकिन दक्षिण की गंगा बोले तो ये कावेरी हो जाएगा। ठीक है, गंगा की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है, गंगा है। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन है। और डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान जो एशिया का पहला है वो कहाँ स्थापित किया गया, तो पटना में किया गया, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा जिसका परमाणु संख्या 20 हो, तो होता क्या है 2 8 8 ऐसे चलते हैं। ठीक है, तो 2 8 8 ये नहीं है, 2 8 10 आ गया, 2 6 आ गया, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, है ना। 2 8 8 कितना हो गया, 8 8 16, 2 18 2 20 हो गया ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट है, 1 बाइट बराबर होता है, तो 1 बाइट बराबर 8 बीट के बराबर होता है। ठीक, 1 बाइट बराबर 8 बीट होता है। और ये चीज़ ध्यान रखना, क्या मालूम, कंप्यूटर को जो क्षमता मापने की सबसे छोटी इकाई जो क्या होता है, बीट होता है, सबसे छोटी बीट होता है। ठीक है, और 8 बीट मिलकर बनता है 1 बाइट। ठीक है, और अगर पूछेगा 1 निब्बल बराबर कितना होता है, 1 निब्बल बराबर कितना बीट होता है, तो ये 4 बीट होता है ना। 1 निब्बल बराबर 4 बीट्स होता है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है, तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौन है, इसमें एलेन ग्रीनस्पैन, एलेन ग्रीनस्पैन जो है एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभों को मिलान करें, यानी कि काट और दाह कृषि और संबंधित उसका राज्य है। तो दहिया ये कहाँ का है, तो दहिया संबंधित है आपका मध्य प्रदेश से ना। 1 का 4 हो गया। ठीक है, 1 का 4 हो गया। बी का कहाँ, कुरुबा कहाँ का है, कुरुबा ये है आपको, बी का मिलेगा कहाँ, कुरुबा का झारखंड, कुरुबा झारखंड। और ब्रिंगा है, ब्रिंगा यानी कि ब्रिंगा का मिलेगा उड़ीसा। ब्रिंगा संबंधित है किससे, उड़ीसा से। अब पेंडा संबंधित है आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो याद रखना है, दहिया मध्य प्रदेश, कुरुबा झारखंड, ब्रिंगा उड़ीसा और पेंडा ये आंध्र प्रदेश। इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए समूह में से विषम ज्ञात कीजिए। विषम दिए गए 3 श्रेणियों से संबंधित नहीं है, तो कौन 3 श्रेणियों से संबंधित नहीं है, यानी 3 एक जैसा एक वैसा नहीं है। अब देखते हो ऑप्शन,
अब देखिए ये क्या है, केलिक्स, कोरोला, स्टेमेंस और मिडरिब। अब देखिए केलिक्स क्या मालूम, जो आप पढ़े होंगे पौधे के ना 4 भाग होते हैं। क्या क्या होता है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। तो बाह्य दलपुंज को बोला जाता है केलिक्स, ठीक है। बाह्य दलपुंज हो गया केलिक्स, दलपुंज हो गया कोरोला, और स्टेमेंस बोलते हैं किसको, तो ये बोलते हैं पुमंग को, है ना। पुमंग जो क्या है स्टेमेंस बोलते हैं, या तो एंड्रोसियम भी बोलते हैं। तो एंड्रोसियम या तो स्टेमेंस, स्टेमेंस हो गया ये पुमंग हो गया, ठीक है। मेड्रिप ये अलग है, यानी कि पौधे के 4 भाग में ये 3 है ना। ये बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुमंग ये अलग है, ठीक है। क्योंकि एक और आता है जायांग, जायांग बोलता है जीनोसियम को, जीनोसियम को बोला जाता है, तो ये अलग है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, पुष्प के 4 भाग कौन कौन सा था, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग, यानी कि केलिक्स, कोरोला, स्टेमेंस और जीनोसियम, ठीक है। यहाँ पे 2 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि पुष्प का नर जनन भाग कौन सा है। तो पुष्प का नर जनन भाग है पुमंग, है ना। पुष्प का है नर जनन भाग कौन सा है, तो पुमंग है, यानी कि स्टेमेंस। तो ठीक है, हिंदी में याद रखना आपको पुमंग, तो याद रहेगा आपको, ठीक है। तो नर जनन भाग है क्या, पुमंग, और मादा जनन भाग क्या है, तो वो है जायांग, ठीक है। ये दोनों में कभी कन्फ्यूजन ना हो तो याद कैसे रख लेना है। तो देखिए नर जनन भाग को बोलिए क्या, नर क्या पुरुष होता है, तो पुरुष पुमंग, पुरुष पुमंग, ऐसे रिलेट कर लेना, पुरुष पुमंग। अब मादा हो जाएगा जायांग, ठीक है। मादा पुरुष पुमंग याद रखेंगे तो ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। गांव देहात की भाषा में इसको भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। मादा क्या होगा, जायांग, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट है समीकरण V बराबर U प्लस AT, ये जानकारी देता है, तो किसकी जानकारी देता है, तो ये देता है वेग समय का एक कार्य है, वेग समय से संबंधित है ये समीकरण। V बराबर U प्लस AT, ये क्या गति का समीकरण है। गति का तीनों समीकरण आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, वहाँ से न्यूमेरिकल भी आएगा और इस टाइप के भी प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो गति का ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा क्या है, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये दूसरा आपका गति का समीकरण है। अब इसको इससे क्या आता है मालूम, इसमें समय और स्थिति, इसमें क्या समय और स्थिति के बारे में ये संबंधित है, समय और स्थिति बताता है ये वाला समीकरण। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और एक है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, ये क्या बताता है, वेग और स्थिति, है ना, वेग और स्थिति। और ये वाला दूसरा जो है ये समय और स्थिति। अब पहला वाला क्या, वेग और समय, ठीक है। ये तीनों चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है पानी में डाली गई छड़ या तो छड़ी निम्न में से किस कारण ये उठी हुई प्रतीत दिखती है, तो ये होता है अपवर्तन के कारण, है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। या तो ये पूछे जाए छड़ी डाला हुआ, या तो पूछे कि बाल्टी में रखा वो सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है किसके कारण, अपवर्तन के कारण। या तो पूछे कि तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, तो अपवर्तन के कारण होता है। तो तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है, ये हमेशा हमेशा के लिए याद कैसे रख लेना है। देखिए तारों का टिमटिमाना, इसको रिलेट करिए, टिमटिमाना अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अपवर्तन, अप डाउन अप डाउन अपवर्तन, ठीक है। बाकी जैसे आकाश का नीला रंग वो प्रकीर्णन के कारण, समुद्र का नीला रंग पूछे प्रकीर्णन के कारण, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो लाल दिखाई देता है वो प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखना है, यही सब पूछा जाता है। नेक्स्ट है थार एक्सप्रेस जाती है, तो थार एक्सप्रेस ये जाती कहाँ, पाकिस्तान जाती है, ठीक है। पाकिस्तान जाती है, जो कि कराची से भारत में जोधपुर शहर को जोड़ती है थार एक्सप्रेस। नेक्स्ट है सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है, तो ये नाभिकीय संलयन कहलाता है, ठीक है। नाभिकीय संलयन, अब देखिए एक नाभिकीय संलयन होता है, एक नाभिकीय विखंडन होता है। तो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने का जो होता है ना वो नाभिकीय संलयन होता है, इसको याद ऐसे रखना है। देखिए हाइड्रोजन बम पूछेगा किस पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर ही आधारित है। और जैसे बोलेगा क्या परमाणु बम, तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। तो हाइड्रोजन से देखिए रिलेट करना कैसे, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा सूर्य में पाया जाता है, क्या मालूम कौन सा गैस, कौन सा तत्व, तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है सूर्य में। तो सूर्य से ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन, इसलिए हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन, उसे रिलेट कर लेना, तीनों एक जैसा,
ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। परमाणु बम से किस पर आधारित है, वहाँ पर क्लियरिटी आएगी और कन्फर्म आप आंसर लगाइएगा। तो रिलेट करना क्या, सूर्य से ऊर्जा का जो स्रोत है नाभिकीय संलयन, इसलिए सूर्य में क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक, ऐसे ध्यान रखना। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल पीने के पानी में किया जाता है, किस रूप में किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है कीटाणुनाशक। ब्लीचिंग पाउडर के कीटाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पीने वाला पानी के में किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग। एक क्वेश्चन इसी तरह आएगा आपको कि जल को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुचिपुड़ी नृत्य मूल रूप से किया जाता है, तो कुचिपुड़ी कहाँ है, आपको याद कैसे करवाए थे, हमेशा आपको याद भी होगा, जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं याद भी होगा। कुचिपुड़ी यानी कचका पुड़िया आंध्रा में खा गए, आंसर क्या आ जाएगा, आंध्र प्रदेश। कचका पुड़िया आंध्रा में खा गए, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब शास्त्रीय नृत्य से निश्चित रूप से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। देखिए, शास्त्रीय नृत्य भारत में कुल कितने हैं, तो 8 है। अब यहाँ पर क्या है, एक नया क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय संगीत कितना है, तो 8 है। अगर पूछे संस्कृति मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्य भारत में कितना है, तो 9 है, क्योंकि संस्कृति मंत्रालय ने एक और शास्त्रीय नृत्य छऊ, इसको है ना मान्यता दे दिया है। ठीक है, छऊ शास्त्रीय नृत्य, तो ये 9 हो गया संस्कृति मंत्रालय के अनुसार। अब कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले एक बार शास्त्रीय निगाह में जानिए कि वो 8 या तो 9 शास्त्रीय नृत्य है कौन कौन सा। देखिए, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, सतरिया, ओडिसी, मणिपुरी और छऊ। ठीक है, अब देखिए भरतनाट्यम का तमिलनाडु को याद रखना है, भरत तमिलनाडु, भरत तमिल ऐसे रिलेट कर लेना है, भरत तमिलनाडु। और कथक उत्तर प्रदेश का है। अब इसी तरह कन्फ्यूजन वाला है कथकली। ठीक है, कथक हो गया उत्तर भारत या तो उत्तर प्रदेश, कथकली कन्फ्यूजन ना हो तो रिलेट करना कैसे, कथकली केरल है, दोनों में लो आएगा। कथकली कहाँ का, केरल, कथकली केरल, कथकली कहाँ का, केरल। और मोहिनी अट्टम भी केरल का है, मोहिनी अट्टम भी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का, केरल का है। ठीक है, तो इसे याद रखना। कुचिपुड़ी तो कचका पुड़िया आंध्रा में खा गए, और सतरिया असम का, सतरिया असम, सतरिया असम, सतरिया असम, सतरिया शास्त्रीय नृत्य कहाँ का, असम का। ठीक है, देखिए इसी वीडियो में क्या है, सारे प्रश्नों को याद भी कर लेना है। अब जैसे कि याद ही ना हो तो वो पढ़ने का मतलब क्या है ना, पढ़ने का मज़ा क्या है, जब चीज़ें याद ही ना हो तो पढ़ने का फ़ायदा क्या, तो इसलिए याद होना चाहिए। अच्छा, सतरिया बता दिया असम को, अब 2 और है जो कि नाम से ही याद रहेगा आपको, ओडिसी उड़ीसा और मणिपुरी मणिपुर का। ओडिसी उड़ीसा का है और मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य। और छऊ जो है ये पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा का है। नाम याद रखना तीनों, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। जब भी पूछेगा ना कि छऊ किस राज्य का नृत्य है, तो ये तीनों में से एक ही रहेगा। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल रहेगा, पश्चिम बंगाल टिक कर देना। ठीक है, तो छऊ शास्त्रीय नृत्य कहाँ है, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा का है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 103वां संविधान संशोधन के वैधता के बारे में पूछा है। तो पहला क्या है कि इस केस के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ के 5 न्यायाधीश शामिल थे, ये सही है। दूसरा क्या है कि संवैधानिक बेंच ने 3-2 बहुमत के साथ EWS आरक्षण के लिए 10% क्या आरक्षण को बरकरार रखा, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है, उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार 103वां संविधान संशोधन वैध है, हालांकि यह भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी सही है। तो ए और बी कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में, इसका करेक्ट आंसर 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए संविधान संशोधन अधिनियम जो लेटेस्ट है, यानी कि अभी तक जो 100 से 106 संविधान संशोधन हो चुका है, वो आपके एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए कतई जहर प्रश्न है। तो इसलिए 100वां से 106 संविधान संशोधन में क्या क्या है ये आपको याद रखना है, याद नहीं है तो नोट कीजिए। ठीक है, देखिए 100वां संविधान संशोधन में क्या है, तो भारत और बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता है। ठीक है, याद रखना है। 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये 100वां संविधान संशोधन अधिनियम ये संबंधित है भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता से। 101वां पूछेगा तो ये किससे संबंधित है, तो GST से रिलेट कर लेना है। कैसे, GST किससे संबंधित है, तो मुद्रा से। तो 101 है ना, रुपये कहीं हम लोग दक्षिणा में देते हैं ना, दान देते हैं, तो वहीं से रिलेट कर लेना। 101वां में GST आ जाएगा, 101वां में GST है। 102वां संविधान संशोधन में क्या है, तो 102वां में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 102 में क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि
किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। 103वां में क्या है? तो 103वां में है EWS। थोड़ा सा हिंट रहे और आपको हिंट मिले याद रखना है तो कैसे रखना है? देखिए 103 है ना, 3 से रिलेट करना है, 3 लेटर EWS, ताकि आपको कन्फ्यूजन थोड़ा दूर हो और याद रहे। तो EWS किस में है? 103वां में है। अब चलते हैं 104वां, है ना। एक ये हो गया 100, 101, 102, 103 हो गया। अब 104, 5, 6 याद करेंगे। 104 में लिखिए। 104 में क्या? लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया गया है। ये क्वेश्चन आता था ना कि लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो 2। तो वो वाला क्या हुआ? समाप्त कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया। और SC ST का जो सीट का आरक्षण है वो 2030 तक बढ़ा दिया गया है। ये 104वां संविधान संशोधन के तहत ही हुआ था, ठीक है। 105वां में क्या है? 105वां में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और सूची बनाने का अधिकार राज्य सरकार को वापस दिया गया। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और सूची बनाने का अधिकार राज्य सरकार को वापस दिया गया, ठीक है। और जो नवीनतम एवं लेटेस्ट है 106वां में क्या है? ये महिला आरक्षण अधिनियम है, जिसमें नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी कहते हैं। इसमें क्या है? महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। लोकसभा और राज्य विधानसभा में सीटों का आरक्षण मिला है, ठीक है। तो वो है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत कितने प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण दिया गया? तो 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया, या तो 1/3, ठीक है। 1/3 सीट आरक्षण दिया गया, ठीक है। इतने सारे चीज़ें आपको याद रखना है। कोई भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसको फोड़ने के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका सेट नंबर 17 का पूरा GK GS और करेंट अफेयर का प्रश्न होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।